हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों, एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा दे रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट के लिए जो लोग परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर जो है कुछ प्रैक्टिस सेट करा दीजिए हम लोगों को। तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन सर प्रैक्टिस सेट करा देंगे तो थोड़ा सा बहुत तेज़ी से रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं चूँकि वीडियो बनाता नहीं था इस पर, लेकिन सोच रहा हूँ चलो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। कम से कम 10 सेट करा देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा और 4-5 जो पेपर जो हुए हैं पिछले 5-6 पेपर करा दूंगा, उसको सॉल्व करा दूंगा, जिससे आप लोगों का परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोग इतना भी करके जाते हैं एग्जाम में तो नैया पार हो जाएगी आराम से दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान से बहुत तेज़ी सुपर फास्ट रिवीजन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा आप दूसरों को। ठीक है, इंजॉय करिएगा आप लोग और बहुत तेज़ी से इसका मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो लोग दे रहे हैं परीक्षा। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि आजकल भर्तियों का क्या हाल है, सारी भर्तियां फंसी हुई हैं और सही से नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, ऐसे में जो जूनियर असिस्टेंट परीक्षा है, ये एक आशा की एक उम्मीद है। ठीक है, आशा की एक उम्मीद है उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग बहुत ही जॉब पाने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, इसलिए मैं इसको जो है बहुत तेज़ कराने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा भी। और कम से कम 10 सेट मैं कराऊंगा बहुत तेज़ी से आप लोगों को। 4-5 दिन के अंदर करा दूंगा, 6 दिन के अंदर इसको। ठीक है, पर डे 2 सेट करा दूंगा आप लोगों को। और मैं देखूंगा टाइम बचती है तो कम से कम 5 से 6 पेपर जो है जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं, मैं उनको भी कराने का प्रयास करूंगा। 26 तारीख तक जो है आप लोगों को कम से कम 6 सॉल्व पेपर करा दूं और 10 पेपर जो सेट का करा दूं, जिससे आप लोगों का संपूर्ण रिवीजन हो जाए। इसको आप लोग 1-2 बार देख लेंगे तो लगभग आप लोगों के पास लगभग 2000 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, जिनसे आप लोग अगर उसमें से 2000 में से अगर 50 क्वेश्चन भी आप लोग फंस गए आप लोगों के, समझ लीजिए आप लोग की नैया पार हो जाएगी और आराम से आप लोग 60-70 कर जाएंगे। बस इतनी की ज़रूरत इसमें होती है दोस्तों। तो लेट नहीं करते हुए तुरंत शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। और आप लोग अपने अपने आप को जो है आजमाते भी रहिए और बताइए भी। मैं 2 सेकंड का टाइम दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। पेपर पढ़ने के बाद 2 सेकंड का टाइम दूंगा मैं क्वेश्चन के करने के बाद। आप लोग अपने मन में सोच लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। और इसमें टाइम तो नहीं देना है। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर मैं चाहूँगा कि मैं 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊँ। ठीक है, 1 घंटे के अंदर सुपर फास्ट रिवीजन की तरह मैं कराऊँगा दोस्तों, जिससे आप लोगों का टाइम बिल्कुल बर्बाद ना हो और आप लोग अपना टाइम जो है रिवीजन में अच्छी तरह से लगा सकें। ठीक है, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और अपने आप को आजमाते भी चलिए, और जो चीज़ ना आती हो उसको आप लोग सीखते हुए भी चलिए। ठीक, तो ये शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है, अपने समकक्ष अधिकारी से अपने समकक्ष अपने समकक्ष अधिकारी से किसी संदर्भ में परामर्श लेना। ठीक है, जब अपने समकक्ष अधिकारी से किसी संदर्भ में परामर्श लेना होता है तो जो हम लोग पत्र लिखते हैं, पत्राचार करते हैं, तो उसके लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? पहला ऑप्शन है सरकारी पत्र लिखते हैं, पहला सरकारी, दूसरा अर्ध सरकारी, सी है व्यक्तिगत प्रश्न पत्र, या चौथा है व्यापारिक पत्र, या इसमें ई विद्या है। आप लोग जानते हैं कि आजकल इस परीक्षा में 5 जो है ऑप्शन देता है, जो काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आप लोग, 2 सेकंड में बताइए अंदर, कि सरकारी पत्र होता है अपने समकक्ष को जो लिखते हैं पत्र जो अधिकारी, तो वह कौन सा पत्र होता है? सरकारी पत्र होता है या सरकारी होता है या व्यक्तिगत पत्र होता है, व्यापारिक पत्र होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? जल्दी से आप लोग बताइए इसको। ठीक है, बहुत तेज़ी से बताइए इसको आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो पत्र होता है, ठीक, ये जो पत्र होता है जो अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा जाता है, अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा जाता है, इसको बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। क्या बोलते हैं? अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। जिस पत्र को हम अपने समकक्ष अधिकारी को लिखते हैं उसे बोलते हैं अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, इसको भूलिएगा मत आप लोग। ठीक, अर्ध सरकारी पत्र जो है प्रायः समकक्ष अधिकारियों के बीच में शीघ्र या अविलंब कार्रवाई करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए या परामर्श के लिए लिखे जाते हैं। ठीक, अर्ध सरकारी पत्र में व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में लिखे जाते हैं। और अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वह अनौपचारिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वह औपचारिक होते हैं या अनौपचारिक होते हैं दोस्तों। तो ऐसे पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक होते हैं। कैसे होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। और इन्हें उत्तम पुरुष श्रेणी में भी लिखा जाता है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसे किस श्रेणी में लिखते हैं, तो उत्तम पुरुष में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? उत्तम पुरुष में लिखते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में लिखते हैं इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को प्रेषित किया जाता है। जब कोई सरकारी पत्र होता है, कार्यालय ज्ञापन होता है, ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को
प्रेषित किया जाता है यानी भेजा जाता है, भेजते हैं जब हम, तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई सरकारी पत्र होता है, जब उसे हम लोग अनेक कार्यालय ज्ञापन के रूप में या ज्ञापन के रूप में अनेक लोगों को भेजते हैं एक साथ, तो उसे कौन सा पत्र कहा जाता है? आप लोग बताएं उसको क्या कहते हैं? अधिसूचना, अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, डी है परिपत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए क्या कहते हैं इसको। तो दोस्तों इसको बोलते हैं परिपत्र। क्या बोलते हैं? परिपत्र बोला जाता है जब कोई सरकारी पत्र होता है, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन होता है, एक साथ अनेक लोगों को जब भेजते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परिपत्र बोला जाता है। परिपत्र बोला जाता है दोस्तों, जब कोई सरकारी पत्र ऐसे भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पुत्री के द्वारा माता को जब पत्र लिखते हैं तो उसका संबोधन क्या होता है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों है ये। ऐसे ही प्रश्न एकदम हूबहू क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ऐसे ही बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आप लोगों को मिलेंगे दोस्तों। तो जल्दी बताइए इसको कि जब पुत्री जो है अपने माता को पत्र लिखती है, ठीक है, तो वह किस संबोधन का यूज करती है? आदरणीय माता जी, आदरणीय माता जी, या फिर पूजनीय माता जी, प्रिय माता जी, या उपरोक्त में सभी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सही है? तो इनमें सही है पूजनीय माता जी। क्या लिखेंगे? पूजनीय। पूजनीय का यूज करते हैं दोस्तों, पूजनीय शब्द नहीं होता है, क्या होता है? पूजनीय शब्द होता है, ठीक है, उसका यूज करते हैं हम लोग हैं। तो इसको भी आप लोग जान जाइए, ठीक, पूजनीय माता जी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। इसमें खाली स्थान जो दिया गया ये, इसमें सही शब्द चुनना है दोस्तों। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश 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 खराब कर रखी है। क्या खराब कर दिया है? आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश 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 खराब कर रखी है। तो इसमें बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। मिट्टी खराब कर रखी है, बालू खराब कर रखी है, सूरत या दिमाग, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए आप लोग, बिल्कुल टाइम मत लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, जिन लोगों का भी सही है, ऑप्शन ए, मिट्टी खराब कर रखी है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर रखी है? मिट्टी खराब कर रखी है दोस्तों, ठीक है। मिट्टी खराब करना एक मुहावरा होता है दोस्तों, इसी का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। मिट्टी खराब करना एक मुहावरा होता है, उसी का प्रयोग यहाँ पे किया गया दोस्तों, तो इसलिए मिट्टी खराब कर रखी है, यह ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? व, त्व, तो, या फिर सत्व? दासत्व आप लोग जान रहे हैं, दासत्व में कौन सा प्रत्यय है? त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? त्व प्रत्यय। बी सही है दोस्तों, त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। मूल शब्द दास होता है, और दास में त्व जब प्रत्यय जुड़ता है, दास में जब जुड़ता है त्व प्रत्यय, तो क्या हो जाता है? दासत्व हो जाता है, दासत्व हो जाता है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी बहुत फास्ट करा रहा हूँ दोस्तों, जिससे आप लोग टाइम बर्बाद ना हो, बिल्कुल भी बहुत सुपर फास्ट रिविजन हो जाए और एक्यूरेट हो। देखिए, समय सरगम उपन्यास है, किसने लिखा है इसको? समय सरगम नामक उपन्यास को किसने लिखा है, यह बताना है आप लोगों को, ठीक है। समय सरगम उपन्यास को किसने लिखा है? ऑप्शन है मन्नू भंडारी ने, राधा सोप्ती ने, निर्मल वर्मा, मृदुला गर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऐसे प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न होते हैं दोस्तों, इसलिए इसको सही से रटना होगा, सही से पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा, वरना एक गलती कराएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो समय सरगम 2-3 प्रश्न से आते हैं। समय सरगम कौन लिखा है, किसका उपन्यास है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6, इसके जो रचयिता हैं, लेखिका हैं, वह कौन है? कृष्णा सोबती। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, कृष्णा सोबती ने इसको लिखा है, ठीक है। 2008 में यह प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 2008 में यह प्रकाशित हुआ था। राधा सोबती ने लिखा है। किसने लिखा है? राधा, न राधा सोबती गलत दोस्तों, गलत ऑप्शन। कृष्णा सोबती है, राधा सोबती नहीं है, गलत ऑप्शन है ये। कैसा इसका है? इनमें से कोई नहीं। इसने कौन लिखा था इसको? इसको लिखा था कृष्णा सोबती। मैं बोल भी रहा हूँ कृष्णा सोबती, लेकिन ऑप्शन गलत मार रहा हूँ। कृष्णा सोबती ने लिखा इसको है, कृष्णा सोबती का उपन्यास है दोस्तों, ऐसे गलत कराता है क्वेश्चन, ठीक है। कृष्णा सोबती लिखा है, यानी इसका ई सही है, इनमें से कोई नहीं। नाम याद कर लीजिएगा आप लोग,
समय सरगम जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? कृष्णा सोबती ने लिखा इसको है, और यह 2008 में प्रकाशित हुआ था, यह भी नोट कर लीजिएगा। राधा सोबती नहीं है, यह बेवकूफ़ बनाने के लिए लिख दिया था। देखिए गलती हुई तुरंत, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा हुआ है। ठीक है, देखिए कांटा, कांटा का विशेषण कौन सा है? कांटा का विशेषण पूछता है कौन सा है दोस्तों, जी बताइए। कांटा का विशेषण क्या होगा? कंटीला, कांट, कंटिकीर्ण, कंटक, या इनमें से कोई नहीं। कांटा का विशेषण जल्दी बताइए आप लोग, बहुत फास्ट बताइए आप लोग। ठीक है, तो कांटा का जो विशेषण होता है दोस्तों, ठीक है, कांटा का विशेषण होगा कंटीला। ऑप्शन ए सही इसका होगा। क्या होगा? ए सही होगा। कांटा का विशेषण जो है कंटीला होगा। आप लोग अपना तैयारी भी करते परखते रहिए अपने आप को, बहुत तेज से आप लोग करते जाइए क्वेश्चन को, और अपने आप को परखते भी जाइए, और जो गलतियां होगी उसे सुधार करते जाइए। मैं बहुत कम से कम 10 कराऊंगा सेट आप लोगों को, 10 में 100, 10 मतलब 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के, जबरदस्त हो जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, आटा गीला होना। आटा गीला होना मुहावरे क्या अर्थ है दोस्तों? आटा गीला होना हम लोग पढ़े बहुत तेज से, कंगाली में आटा गीला होता है। ठीक है, तो मुहावरे क्या अर्थ है? क्रोधित होना, रोटी नहीं बना पाना, ये तो है नहीं, और कठिनाई में पड़ना, बर्बाद होना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आटा गीला होने का मतलब होता है कठिनाई में पड़ जाना, यानी एक तो गरीबी, दूसरे कुछ और खर्चा अलग से आ गया। ठीक है, तो कठिनाई में पड़ना, मुसीबत में पड़ना, कंगाली में आटा गीला होता है दोस्तों। ठीक, तो आटा गीला का मतलब होता है कठिनाई में पड़ जाना। और सांप मरे लाठी भी ना टूटे, सांप मरे लाठी भी ना टूटे, सांप मरे और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों इस मुहावरे क्या मतलब होता है? मार खाए बिना सीधे होना, मार खाए बिना सीधे होना, न पूरी होने वाली आशा, मार खाए बिना सीधे नहीं होना, या फिर इधर आ गया ऑप्शन, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि, किसी की हानि के बिना भी स्वार्थ सिद्धि। तो यही होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि, यानी कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, मतलब हानि भी ना हो और काम भी बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है दोस्तों? अब भ्रंश होता है, अब भ्रंश हिंदी आई है, प्राकृत से आई है, संस्कृत से आई है, पाली से, या इनमें से कोई नहीं। आदि जननी कौन है हिंदी की? तो हम लोग पढ़ते हैं तद्भव और तत्सम। मतलब तत्सम, तत्सम होता है जो मूल रूप से संस्कृत भाषा होती है, और तद्भव जिसका संस्कृत से मतलब उदय हुआ है, संस्कृत भाषा से जो टूट के निकली हुई है, तद्भव जिसका उदय हुआ है, तद्भव हुआ है, उद्भव हुआ किससे? संस्कृत से हुआ है, यानी कि संस्कृत, हिंदी की माता कौन हुई? संस्कृत हुई। ठीक है, संस्कृत सही इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट वन, अर्पण का विलोम क्या होगा दोस्तों? अर्पण का विलोम बताइए आप लोग। प्राप्ति, तर्पण, स्वीकार करना, ग्रहण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं अर्पण मतलब क्या होता है? देना। ठीक है, और ग्रहण मतलब क्या होता है? लेना। तो अर्पण क्या होगा? ग्रहण होगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सुधी, मनीषी, बुद्ध किसके पर्यायवाची दोस्तों? तो सुधी, मनीषी, बुद्ध किसके पर्यायवाची हो सकते हैं? पंडित के, धनी के, पति के, या फिर गुरु के, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आप लोग ऑप्शन खटाक से, बहुत फास्ट रूप से, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों पंडित का होता है, पंडित को बोलते हैं सुधी, मनीषी, बुद्ध। ठीक है, पंडित का जो है होता है, इसका होता है सुधी, मनीषी, बुद्ध, विद्वान, विज्ञ आदि शब्द पंडित के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो है धनवान, धनी, धनाढ्य, मालदार, दौलतमंद जो है धनी के होते हैं। और पति का पर्यायवाची आप लोग जानते हैं, स्वामी, भर्ता, नाथ, शौहर, घर वाला। ठीक है, ये सब होता है। और गुरु का पर्यायवाची जानते हैं आप लोग, शिक्षक होता है, अध्यापक होता है, आचार्य होता है, या फिर उस्ताद भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये सारे जो है पर्यायवाची अलग अलग होते हैं इनके, लेकिन पंडित का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा, मनीषी, बुद्ध होता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, बहुत फास्ट गति से चलते हैं हम लोग हैं। अगर आपने कोई कमी इसमें लग रही है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान दिया गया है? इनमें से कौन साहित्यकार हैं जिनको प्रेमचंद की कहानियों के लिए, प्रेमचंद्र की कहानियों के लिए मतलब कि व्यास सम्मान दिया गया है? ठीक है, गोपेश्वर सिंह,
वीर भारत तलवार, कमल किशोर गोयनका, वीरेंद्र यादव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसको ब्याज सम्मान मिला है, हम लोग नाम ही जानते हैं, कमल किशोर गोयनका को मिला है। किसको? कमल किशोर गोयनका को मिला है। प्रेमचंद की कहानियों के काल को सही ढंग से बताने के लिए किसको मिला है? 2014 में मिला था। किसको? कमल किशोर गोयनका जी को मिला है। 2014 में मिला था। कब मिला था? 2014 में। यह भी पूछ सकता है कब मिला था, तो 2014 में मिला था। ठीक है। नेक्स्ट वन, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली किसके पर्यायवाची हैं? तो ये लोग जानते हैं हम लोग, बहुत ही ईजी है ये। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली किसका होता है? सूर्य का होता है दोस्तों। किसका होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। इसको हम लोग जानते अच्छी तरह से हैं कि मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भानु, रवि, ये सब किसके होते हैं? सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। और शेष विकल्प देखा जाए तो अगर चंद्र का देखा जाए, चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? शशि, हिमकर, रजनीश, चांद, मयंक, सुधाकर होता है। तथा रोशनी का पर्यायवाची में अगर देखा जाए तो दीप्ति, ज्योति, उजाला, प्रभा, प्रकाश, ये सब सारे होते हैं दोस्तों। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग नोट करना चाहें, जो समझ में ना आ रहा हो, इसको भी जो बोल रहा हूँ इसको नोट कर लिया करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। हैं किस पे आते हैं? 15 पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है कि खाली स्थान में क्या होगा? गिलास तोड़ा, तुमने तोड़ा, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा, इसने तोड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुमने, उसने, किसने, इसने, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए आप लोग, इसमें से कौन सही होगा? सुपर फास्ट डिवीजन है, बताइए जल्दी से, टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगी भाई। तो ये प्रश्न, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, बता रहा है कि ये क्वेश्चन किया गया है। यानी गिलास किसने तोड़ा? गिलास किसने तोड़ा दोस्तों, ये होगा इसका आंसर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक, आत्मकथा है, क्या लिखा कथा है? मैं भंगी हूँ। कौन लिखा है इसको? तो इसको लिखने वाले कौन है? सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषारण्य, नैमिषराय, भगवान दास, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से कौन इसका लेखक है? मैं भंगी हूँ ये लिखी गई है भगवान दास के द्वारा। कौन लिखा इसको है? भगवान दास। ऑप्शन सी सही इसका है दोस्तों, भगवान दास ने लिखा है। ये दलित साहित्य के बड़े रचनाकार हैं। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। सूरजपाल चौहान जो हैं, उनकी कृति क्या है? उनकी कृति है तीर और तलवार, गरीबी का भेद, मेरी माँ। ठीक है। ये सब जो है कहानी किसकी है? सूरजपाल चौहान की है। लेकिन मैं भंगी हूँ लिखने वाला कौन है? भगवान दास। ठीक है। गरल शब्द, गरल शब्द का विलोम क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं गरल माने क्या होता है? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास गरल हो दोस्तों। तो गरल का, गरल मतलब होता है विष होता है, विष होता है। तो विष का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि विष का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत होता है। लेकिन यहाँ पे अमृत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उसने सीधे सीधे विष का नहीं पूछा है, उसने पूछा गरल क्या होगा। जब गरल का पर्यायवाची मतलब गरल का अर्थ होता है अमृत अथवा विष होता है, तो इसी प्रकार सुधा का क्या होता है? अर्थ अमृत होता है दोस्तों। तो सुधा होगा यहाँ पे। ठीक है। समकक्ष जो है शब्द ले आते हैं, सही माने जाते हैं इसमें। तो गरल क्या होगा? विलोम सुधा होगा। ठीक है। करुड़ालय के रचनाकार कौन है? करुड़ालय के रचनाकार कौन है ये बताना है दोस्तों। करुड़ालय किसने लिखा है? ऐसे प्रश्न टफ होते हैं, अगर याद नहीं होता है तो गलती होने के 100% चांस होते हैं। ठीक है। तो करुड़ालय के जो रचनाकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। करुड़ालय जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है। और यह इनकी नीति नाट्य जो परंपरा रही है, नीति नाट्य परंपरा का इनका प्रथम रचना ये है, करुड़ालय है। ठीक है। करुड़ालय है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं, बहुत फास्ट रूप चलते हुए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऐसी गलतियां बहुत भयंकर होती हैं, शुद्ध अशुद्ध की गलतियां बहुत ही भयंकर रूप से होती हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, यानी ये शुद्ध है। तुम्हें अब हम नहीं समझा सकूंगी, समझा सकेंगे ये होना चाहिए। सकूंगी गलत है दोस्तों, यह तो गलत है, गलत है। उससे बोलकर मैं थक गया, यह सही है। ठीक है।
उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, उसके बाद मेरा काम कर दीजिए, यह भी सही है दोस्तों। तो इसमें गलत क्या है, बी वाला क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है दोस्तों, बी वाला क्वेश्चन गलत लग रहा है और बी वाला ही गलत है, मतलब कि गलत है। और इसने पूछा कौन सा अशुद्ध है, तो बी वाला में क्या है, अशुद्ध है, बी वाला, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, देखिए केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी इसमें से है, तो बताइए आप लोग, आजकल, गवेषणा, गगनांचल, भाषा, या इनमें से कोई नहीं, कौन सी इसमें से है जो निकालता है केंद्रीय संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा निकाली जाती है पत्रिका, उसका नाम क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए बहुत सुपरफास्ट तरीके से। यह पत्रिका का नाम है गवेषणा, क्या नाम है, गवेषणा पत्रिका दोस्तों। गवेषणा पत्रिका को जो है आगरा के हिंदी संस्थान द्वारा निकाली जाती है और गवेषणा हिंदी संस्थान की सबसे पुरानी त्रैमासिक शोध पत्रिका है। और इस पत्रिका का प्रकाशन संस्थान द्वारा जो है 1962-63 में किया गया था। कब किया था, 1962-63 में, 1962-63 में किया गया था। 1962 में 62-63 के दौरान इस पत्रिका को आरंभ किया गया था। ठीक है, इसका पहला अंक जो है जनवरी 1963 में प्रकाशित हुआ था, 1963 में पहला अंक प्रकाशित हुआ था इसका। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, देखिए अब पूछ रहा है इनमें से कौन शब्द क्या स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि क्या है, वो पुल्लिंग होगा। तो वो कौन सा है जो स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए, दवात, दीवार, दवाई, पुस्तक, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन स्त्रीलिंग शब्द है, अब बताना है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, बताना हम लोगों को है। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि जो है दवात, दवात में स्याही है, यानी कि दवात क्या है, स्त्रीलिंग है। दीवार गिर गई, हम लोग देखते हैं दीवार क्या स्त्रीलिंग है। दवाई खाई, दवाई खा लो, मतलब दवाई क्या है, स्त्रीलिंग ये भी है। पुस्तक पढ़ी, ठीक है, जाती है, यानी कि स्त्रीलिंग ये भी है। यानी इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर सही होगा। इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे के सारे क्या है, सारे के सारे इसका ऑप्शन स्त्रीलिंग है। ठीक है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, बताइए, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ई, स्मॉल ई, विज्ञ, या फिर विज्ञ मतलब हलंत लगा हुआ है, या फिर वी। तो हम लोग जानते हैं विज्ञान में कौन सा है, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, वी प्लस ज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान हो जाएगा, वी प्लस ज्ञान हम लोग पढ़ते हैं तो जाके विज्ञान बनता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगा हुआ है, वी लगा हुआ है, वी शब्द लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे शब्द बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, देखने में इजी लगते हैं लेकिन गलती होने के चांस भी बढ़ाते हैं। जितनी प्रश्न इजी होते हैं उतनी गलती ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, ये हर एग्जाम में आता है दोस्तों, हर एग्जाम में इसको पूछता बार बार। ठीक है, इसको जान जाइए आप लोग कि शालिभद्र सूरी को कहा था, किसे कहा था, शालिभद्र सूरी को इन्होंने माना हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है, बहुत लोग सरापा लगा देंगे, सरापा सबरपा हम लोग पढ़े हैं नाम। ठीक है, लेकिन शालिभद्र सूरी को इन्होंने माना था, ऑप्शन सी सही इसका आंसर होगा। ठीक, महाजनी शब्द का प्रयुक्त, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है दोस्तों, महाजनी शब्द में प्रयुक्त, महाजन से महाजनी बना, महाजन प्लस ई, महाजन प्लस ई से बन गया है महाजनी शब्द। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा लगा दोस्तों, ई लगा हुआ है, बड़ी ई, महाजन, चूंकि बड़ी का मात्रा दिया गया है, महाजन प्लस ई बना हुआ है, यानी कि महाजनी शब्द देख के ही मालूम चल जाता है इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आएंगे हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना दोस्तों, संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो अश्विनी मतलब स्त्रीलिंग, संसार, संसार झूठा है। ठीक है, समुदाय ऐसा करता है। ठीक है, गौरव, अश्विनी, बताइए इनमें से कौन सा है गौरव होगा कि अश्विनी होगा, जल्दी से, बहुत ही सुपरफास्ट ढंग से। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है, गौरव एक लड़का का नाम है, सब लोग जानते हैं, इसमें दुविधा की बात नहीं है, अश्विनी सही है, अश्विनी ही इसका आंसर सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बेटा बेटियां, डिब्बा डिबिये, वधू वधुएं, श्रोता श्रोतागण,
इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं बेटी का बेटियां तो होता ही है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों, पूछ रहा है सही कौन सा नहीं इसमें से है। तो सही नहीं है इसमें डिबिया डिबिए। डिबिया क्या होगा, डिबिए इसका सही नहीं है दोस्तों। डिबिया होता है, क्या होता है ये, डी बी या मतलब या में ये लग जाता है, चंद्रबिंदी लग जाती है, डिबिया होता है, ठीक है। यह सही होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना। संबंध कारक मतलब संबंध कारक कहाँ संबंध होता है, संबंध का के की नाने नहीं होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा है। तो राम खाना खाता है, इसमें कोई संबंध तो है नहीं भाई। राधा का कुत्ता, राधा का कुत्ता यानी कुत्ता किसका है, राधा का है, बहुत तेज दौड़ता है, यानी संबंध तो यहाँ तो है। लेकिन और भी हम लोग देख लेते हैं। रावण ने रावण को मारा, कोई संबंध तो था नहीं। माँ अपने बच्चे को मारती है, तो यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, बच्चे को मारती कोई मतलब नहीं, मारना कोई संबंध नहीं होता। और इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऐसा है नहीं। राधा का कुत्ता, राधा का कुत्ता, तो कुत्ता किसका है, राधा का है। यहाँ पे संबंध दिखा रहा दोस्तों, बहुत तेज दौड़ता है, चाहे सोए चाहे दौड़े उससे क्या मतलब है, लेकिन कुत्ता किसका है, राधा का है, संबंध यहाँ पे है। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्र कवि का सम्मान किसको दिया था, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त जी को। तो किसको दिया था, गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान किसको दिया था, तो ये थे मैथिली शरण गुप्त जी थे। कौन थे, मैथिली शरण गुप्त जी थे। हम लोगों ने इसकी कविता पढ़ रखी है। नर हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ठीक है। तो इन्होंने लिखा था, मैथिली शरण गुप्त ने। इसकी कविता हम लोगों ने इनकी पढ़ी हुई है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, ठीक। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि उपन्यासकार का नाम क्या है, मतलब लिखा किसने है, ठीक है। देवदास उपन्यास किसने लिखा है, जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। किसने लिखा है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है देवदास उपन्यास, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं कामायनी। कामायनी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। कामायनी महाकाव्य है, किसका है, जिसमें श्रद्धा और मनु की कहानी है। कामायनी में किसकी कहानी है, श्रद्धा और मनु की कहानी इसमें है। इसको लिखने वाले कौन है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। ए ऑप्शन सही इसका है। और इसको आते हैं 5 लड़कियां। देखिए इसमें बहुत फास्ट बता दे रहा हूं मैं, आप लोग समझते रहिए इसको, ठीक है। इसको आप लोग बहुत तेजी से समझते रहिए। सी यस, देखो ये कह रहे हैं कि ये जो यस बैठा हुआ है वह ओ के क्या बैठा है, ओ के बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक। जो यस के ठीक दाईं ओर है, मतलब हमारा बी के ठीक दाईं ओर है, यानी कि बी इधर होगा, यस यहाँ है, ओ यहाँ होगा, ठीक है, बाईं ओर बैठा है। और यम जो है यस के बाएं से दूसरे स्थान पर, यम जो है यस के बाएं ओर, बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी इधर जाओ, बाएं से पहले स्थान पर कौन, बी है, उसके बाद कौन बैठा है, यानी कि यम बैठा हुआ है, ठीक है, बाएं ओर बैठा हुआ है, ठीक। और कह रहा है कि यच के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी यच कहीं यहाँ पे है, यच के ठीक क्या है, दायां ओर, इधर दायां है, दायां इधर है, याद रखिएगा, ये वाला दायां है, और इधर क्या है, इधर उल्टा जाएगा तो बायां हो जाएगा, ये बायां है। तो ऐसे बैठे पड़े हैं लोग, ठीक है। तो अब हमसे प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, यच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, यम बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, यम बैठा हुआ है, यानी डी सही इसका आंसर होगा। क्या होगा, डी सही इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या के ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। मतलब विकल्प को चुनना है कि तीसरी संख्या ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। पहली संख्या दूसरी जिस तरह से पहली संबंधित है उसी प्रकार से चुनना है कि तीसरी से ठीक पहली उसी तरह संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा स्थान होगा, इसको चुनना हम लोगों को है। तो हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार जो है 483
483 में से अगर हम लोग 152 घटाएंगे तो 331 आएगा। क्या आएगा? 331 आएगा। यानी 483 में से अगर हम लोग बहुत तेज़ी से घटा दें, कितना घटा दें? 152 दोस्तों, 152 घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? हम लोगों का आ जाएगा 331 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 715 में से 715 में से अगर घटा दें, 715 में से घटा दें 152, कितना घटाएं? 152। अगर यहाँ से भी माइनस कर देंगे हम लोग तो क्या आएगा? 715 में से घटाएंगे 152 तो हम लोग आएगा 563। कितना आएगा? 563 आएगा। यानी कि हम लोग का ऑप्शन क्या सही हो रहा है? सी सही हो रहा है। सी ऑप्शन सही हो रहा है। 152 घटाना दोनों में से, जिसे 483 में से 152 घटेगा तो 331 आएगा। उसी प्रकार 715 में से अगर 152 माइनस करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 563। ठीक है, नेक्स्ट वन। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात आप लोगों को है, बहुत तेज देखिएगा। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है और दक्षिण उत्तर पश्चिम बन जाता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है? पूर्व बन जाता है और उत्तर पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण बन जाता है और बाकी सभी दिशाएं उसी तरह बदल जाती हैं। तो उत्तर दिशा इनमें से कौन सी होगी? उत्तर दिशा इनमें से कौन सी होगी दोस्तों? देखिए, सबसे पहली बात है इधर, तो हम लोग जानते हैं इधर क्या है? इधर पश्चिम होता है, इधर क्या होता है? इधर पूर्व होता है। इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है, इधर उत्तर होता है, इधर क्या होता है? दक्षिण होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में होता है उत्तर पूर्व होता है इसके बीच में। ठीक, ये बात कह रहा हो। इसके बीच में क्या है? ये उत्तर है, इधर पूर्व है, ये पूरब है, ये उत्तर है, तो उत्तर पूर्व हो गया इधर। ठीक, और हम लोग नीचे देखेंगे दक्षिण पूर्व हो गया। ये क्या हो गया? दक्षिण और पूर्व हो गया। इनके मिला के बन रहा है, दोनों के जोड़ से बन रहा है। ठीक, इधर देखेंगे तो पश्चिम दक्षिण बन गया। क्या बन गया? दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। और जब इसके बीच में देखेंगे हम लोग क्या बन जाएगा? ये पूछ रहा हम लोगों से है, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उत्तर पश्चिम बन जाएगा। उत्तर और पश्चिम यहाँ पे होगा, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ये पूछ रहा हम लोगों से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, डी आंसर सही हो जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में FULLY फुल्ली है ना, क्या लिखा है? FULLY फुल्ली है। इसको क्या लिख रहे हैं? CPPYJ लिखते हैं। CPPYJ लिखते हैं। YJ सॉरी, जे जेड नहीं, YJ लिखते हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि उसी कूट भाषा में गिवेन को क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? गिवेन क्या लिखेंगे दोस्तों? GIVEN, गिवेन को हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या अंतर इन लोगों में आ रहा है। तो गिवेन के हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, सब में +4 जोड़ा जा रहा है। फुल्ली जो लिखा है इन्होंने, फुल्ली में सब में 4 जोड़ने पे आ रहा है शब्द। ठीक है ना, सब में 4++ कर रहे हैं हम लोग, तो आ रहा है उनका आंसर। ठीक, F में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? J आएगा, या U में जोड़ेंगे तो ये आएगा, Y आएगा, U में जोड़ेंगे तो ऐसे, मतलब इधर किनारे से। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर गिवेन इनका है तो गिवेन में G में +4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? GIVEN में अगर हम लोग जोड़ेंगे +4 यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो क्या हम लोग आंसर आएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही होगा इसका आंसर। और देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दी हुई दर्पण के अनुसार AB पर रखने पर क्या बनेगा दोस्तों? AB पर रखने पर क्या बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, A सही, B सही, इसमें C D, इसमें से देखेंगे ध्यान से आप लोग, तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? तो इसमें जो छवि आ रही है A वाली उल्टा बन जाता है, इसका उल्टा इधर आ जाता है, बस इतना ही होता है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी A वाली आंसर ही सही होगा। ठीक है, अब देखिए 6 भाई KLMNO और यस एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। KN के ठीक पीछे खड़ा है और OM और यस के ठीक बीच में खड़ा है। केवल 3 भाई यल के पीछे खड़े हैं। के ठीक पीछे कौन खड़ा है? जब इसको हम लोग लाइन में लगाएंगे सबको एक तरह से ऊपर से नीचे की ओर, इनको अगर हम लोग लाइन में लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, तभी हम लोग बता पाएंगे कि इसमें कौन खड़ा है दोस्तों। तो जब लोग लाइन में लगाएंगे छह भाइयों को उत्तर की ओर मुख करके अगर खड़े होने के लिए क्रम में लगाएंगे, तो इनमें जो 6वां नंबर पे खड़ा होगा, ठीक है, जो ये बोल रहा है कि इसके पीछे के ठीक पीछे
कौन खड़ा है दोस्तों? तो के ठीक पीछे खड़ा है सी वाला, यानी कि यल खड़ा मिलेगा आप लोगों को। कौन मिलेगा? यल खड़ा मिलेगा। अगर आप लोग चाहें इसको हल भी कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में बताइएगा जैसे आप लोग चाहते हैं। हम सोच रहे हैं टाइम बर्बाद न करें, हम बहुत फास्ट गति से बता दें, रिवीजन कर दें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो CAM, DYL, EWK, FUJ, GSI और HQH। इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों? तो इसको हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? देखिए सब में +1+1+1 किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है? +1। सब में C के बाद D आ रहा है, D के बाद E आ रहा है, E के बाद F आ रहा है, ठीक है, F के बाद G आ रहा है, कुछ ऐसे ऐसे आ रहा है, एक जोड़ जा रहा है। फिर दूसरे वाले में 2 जुड़ रहा है, तीसरे वाले में क्या जुड़ रहा है? दूसरे वाले में 2 माइनस हो रहा है, सॉरी, पहले वाले शब्द में +1 जुड़ रहा है, सब में +1 जुड़ रहा है, तब आ रहा है जो A है, फिर माइनस हो रहा है 2, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो A आएगा, 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा, 2 माइनस करेंगे तो ये 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, फिर -1 आ रहा है, तीसरे वाले में क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। इसमें से अगर देखेंगे तो यम में -1, यल आ गया -1 लास्ट वाले में -1 चल रहा है दोस्तों। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट में जो बचता है, जो आता है क्वेश्चन, वो आता है IOG। क्या आता है यहाँ पे? क्या आएगा? IOG आता है। IOG कहाँ पे है? ए वाला सही होता है, ठीक है। यह सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक। 2 कथन दिए गए हैं कि 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। मैं मानते हुए सामान्य तथ्यों को प्रतीक होते हुए निश्चित कर दीजिए कि मतलब कौन सा निष्कर्ष जो है तार्किक रूप सही है। कुछ घोड़े ट्रक नहीं है, सभी घोड़े सफ़ेद हैं। सभी घोड़े सफ़ेद दोस्तों हैं, सभी घोड़े क्या हैं? सफ़ेद हैं, ठीक है। सभी घोड़े इसके क्या हैं? सफ़ेद हैं, यानी सफ़ेद बड़ा वाला है, अब बीच में क्या है? घोड़ा है, बीच में घोड़ा है दोस्तों, छोटा वाला घोड़ा है। सफ़ेद चूँकि था ये, तो इसलिए बड़ा वाला जो क्या आएगा? सफ़ेद घोड़ा है, ठीक है। तो इसलिए पूछ रहा है कि कुछ सफ़ेद ट्रक हैं, कुछ घोड़ों का ट्रक होना एक संभावना है, तो न तो एक न ही दो, न तो एक और न ही 2 कथनों के अनुसार सही है। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथनों के अनुसार हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अभी और कोई इसमें से, अच्छा, ABCD, तो इसका आंसर दोनों कुत्ते सफ़ेद है, एक ट्रक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा D। क्या होगा? D। केवल जो है सेकेंड नंबर के अनुसार जो है ये सत्य है, इनका कंडीशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एक निश्चित कुछ भाषा में जो है DARK को ECSM लिखा जाता है, और ट्री को जो है TREE को लिखते हैं UTFG लिखा जाता है। उस भाषा में GAMI को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? GAMI को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो GAMI को हम लोग जो हल करेंगे दोस्तों, तो D के साथ +1 जुड़ रहा है, E के साथ +2 जुड़ रहा है, R के साथ 1 जुड़ रहा है, ये K के साथ 2 जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे +1 जोड़ेंगे तो ये आएगा, +2 जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, ऐसे मतलब हो रहा है, ठीक। अगर इस प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे तो हम लोग लास्ट में जब देखेंगे जो आंसर हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा C मिलेगा हम लोगों को, यानी HCNG, ठीक है। अमन और बीना एक दंपत्ति हैं। अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं, बीना लता की बहू है। विमल और लता के पति बीच के रिश्ता क्या है? इनके बीच का रिश्ता पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इनके बीच का रिश्ता क्या होगा? आप लोग निकालिएगा इसको। तो इसका आंसर होगा इसका तो इनमें से कोई नहीं सही दोस्तों, एक क्वेश्चन ही गलत है, इनमें से कोई नहीं सही होगा इसमें से, ठीक है। इनमें से कोई नहीं आंसर इसका आएगा, ठीक। नेक्स्ट, उस विकल्प की आकृति को चुनिए जिनमें से दी गई आकृति के रूप में चिन्हित है, यानी घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है। उस विकल्प को चुनना है, उस आकृति को चुनना है इसमें से है जो दी गई आकृति के भाग के रूप में चिन्हित है। इसके मतलब यहाँ पे जो आकृति दी गई हम लोगों को है, कुछ ऐसा इसी का भाग होगा इसमें, उसको चुनना हम लोगों को है, ठीक है। तो चुनिए आप लोग, ऐसी कौन सी आकृति दिखाई पड़ रही है जिसमें ये चीज़ मिल जाएगा। ये वाला जो आर्किटेक्चर है वो मिलेगा इसमें,
ऐसी कौन सी आकृति है? तो ऐसी आकृति कौन सी है? यही वाली है। देखिए ये वाला पार्ट मिल रहा है, ठीक है। ऐसे इसको पहचानते हम लोग हैं। एक पासा है, एक पासा लिया गया है जिसमें से 1 से 6 तक संख्याएं हैं, फलकों पर लिखी जाती हैं, और एक तथा 1 और 4 वाले फलक जो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अच्छा एक दूसरे के पास में, 1 और 4 एक दूसरे के पास में है, ठीक है। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है। इन संख्याओं में से कौन संख्या 2 के विपरीत हो सकती है? देखिए सारा संख्या दे दिया गया है, एक ही बचा है 1। क्या बचा है? 1 बचा यहाँ पे है। सिंपल सी बात है, बहुत तेज फंसा रहा था, ठीक है। तो इसके विपरीत क्या होगा? 1 ही तो होगा, ये आंसर सही हो जाएगा इसका आंसर सीधे सीधे। एक निश्चित कूट में जो है JOCKE जॉकी दिया है और KCJYE लिखा है उस भाषा में। ये बहुत ही आसान होता है, बस केवल इसको सॉल्व करने की जरूरत होती है। अब लिख दीजिए, आप चिन्ह लगा दीजिए इसको, कौन कौन किससे मैच करता है दोस्तों। बहुत फास्ट टाइम लग रही है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप लोग करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको करिएगा आप लोग। इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा? बी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। उस विकल्प को चुनना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। फल अनार है, तो स्तनधारी क्या हो सकते हैं दोस्तों? ठीक है, स्तनधारी क्या हो सकते हैं बताइएगा। तो स्तनधारी इसमें से कौन सा है? कुत्ता ही हो सकता है। क्या है? कुत्ता। कुत्ता ही स्तनधारी है इसमें से, इसका आंसर कुत्ता होगा। एक निश्चित कूट भाषा में WIFE को 172 लिखा जाता है और कैट को 72 लिखा जाता है। उसी भाषा में SON को कैसे लिखा जाएगा? ये तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। इसमें शब्दों को गिन कर जो है हल किया जाता है। सारे शब्दों को गिन लीजिए किस नंबर पे आते हैं और उसमें +4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे WIFE जो है, इनको अगर जोड़ेंगे हम लोग, पहले इनको करेंगे तो ये आएगा W23 नंबर पे आएगा। किस पे आएगा? 23 पे आता है। और I आता है 9 पे, F आता है 6 पे, F किस पे आएगा? 6 पे आएगा। और E जो है 5 पे आएगा। किस पे आएगा? 5 पे आएगा। इनको जोड़ने पे होता है 43। कितनी होता है? 43 होता है। मल्टीप्लाइड बाई अगर 4 करेंगे हम लोग तो आएगा 172 आ जाएगा, 172 आएगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और उसी प्रकार CAT को जोड़ेंगे हम लोग, CO2 में जोड़ेंगे तो C तीसरे स्थान पे आता है, A1 स्थान पे आता है और T 20 पे आता है। जोड़ेंगे 24 आ जाएगा दोनों मिला के। 24 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे हम लोग। देखिए 3 शब्द था तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4 शब्द था वहाँ पे वाइफ में 4 से मल्टीप्लाई किए हम लोग। ठीक उसी प्रकार SON को देखेंगे हम लोग। SON में देखेंगे तो यस जो क्या है, SON में देखेंगे तो यस जो 19 स्थान पे है वो 15 स्थान पे है, N 14 स्थान पे है। यानी कि जोड़ में कितना होता है? 48 हो रहा है। 48 हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे हम लोग तो 144 आएगा। क्या आएगा? 144 आएगा दोस्तों। तो देखिए 144 यहाँ पे कोई है तो हम वही आंसर हो जाएगा इसका सही, 144 इसका आंसर होगा। यानी कि आंसर जो है डी हो जाएगा सही इसका आंसर। अब देखिए बहुत फास्ट करते हैं हम लोग इसको हल कर लिए, टाइम बहुत टेकन था। अगर आप लोगों ने झेल लिया होगा इसको तो निश्चित रूप से आप लोग जूनियर असिस्टेंट बनने के योग्य हैं, ठीक है। निश्चित रूप से आप लोगों के अंदर काबिलियत है। अब देखिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बहुत फास्ट कराता हूँ। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। हम सब लोग जानते हैं 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था नई दिल्ली में, लहासा में, कोलंबो में, थिम्पू में। कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। नई दिल्ली में किया गया है, अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। कब किया गया है? अभी पिछले साल ही किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। 150 देश शामिल इसमें हुए थे कुल। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन से पुष्प और बीज धारण करने वाले पौधे फाइनरोगैम यानी कि पुष्पोद्भिद कहलाते हैं? तो इसमें से कौन सा होता है दोस्तों? तो ये जिम्नोस्पर्म होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको रट लीजिए। जिम्नोस्पर्म में क्या क्या आता है? जिम्नोस्पर्म के 2 भाग होते हैं दोस्तों, ठीक है। अनावृत बीजी होता है और आवृत बीजी होता है। आवृत बीजी को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और अनावृत का क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक। तो इनको याद रखिएगा।
नेक्स्ट वन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत फास्ट गति से और आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं हम लोग हैं। जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा इसको। भारत किस देश के साथ अपने लंबी सीमा साझा करता है? सबसे लंबी सीमा होती साझा तो बांग्लादेश को होती है, 4096 होती है, ऐसा कुछ सीमा साझा होती है, 4096 से लंबी सीमा है। जमी हुई गैसें धूल चट्टान से ब्रह्मांडीय हिमगोले होते हैं जो सूर्य के परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उनको हम लोग कहते हैं धूमकेतु। जो धूल कण से बनते हैं क्या बोलते हैं? धूमकेतु बोलते हैं हम लोग हैं, ठीक है। भारत में जनगणना अधिनियम किस प्रावधानों के तहत होता है? बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसको पूछता है 1948 में, 1948 अधिनियम से होती है जनगणना हमारे देश में, ठीक है। और हल कराएं कि नहीं कराएं भाई? चलिए जल्दी पढ़ी देते हैं, बहुत फास्ट कराते हैं, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं चूँकि टाइम बहुत कम है, छोड़ने कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है? त्रिपुरा का पूजा है दोस्तों, जो पृथ्वी के साथ साथ 14 देवताओं की भी पूजा होती है। तो कौन सी पूजा होती है त्रिपुरा में? तो आप लोग बताएं इसको। इसको बोलते हैं हम लोग हैं खर्ची पूजा। क्या बोलते हैं? खर्ची पूजा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता से संबंधित है? तो देखने के लिए हम लोग जानते हैं विटामिन ए होता है दोस्तों, विटामिन ए होता है, आप लोग जानते हैं इसको। कपास उगाने के लिए कितने कितने पाला रहित दिनों की जरूरत पड़ती है? कपास उगाने के लिए कितने पाला रहित दिनों की, बहुत ऐसा प्रश्न बहुत आता है जो बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है केवल, ठीक है। तो इनमें आंसर, इसका आंसर होगा 210 दिन। कितनी की? 210 जो है पाला रहित दिन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, 210 पाला रहित दिन की ज़रूरत पड़ती है, 210 पाला रहित जो है दिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर नामक पुस्तक कौन लिखा है? ठीक है, द वाइट टाइगर खुशवंत सिंह, मुल्क राजा आनंद, रविंदर सिंह, अरविंद अडिगा, या इनमें से कोई नहीं। तो द वाइट टाइगर नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो इसके लिखने वाले हैं अरविंद अडिगा। कब लिखे हैं? अरविंद अडिगा ने लिखा इसको है, 2008 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों ये, ठीक है। और यह इनका उपन्यास था, द वाइट टाइगर उपन्यास था जिसके लिए इनको बुकर पुरस्कार भी मिला था, वाइट टाइगर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसरो द्वारा किए गए NVS उपग्रह प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है? यह नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए बनाया गया है। इसका प्रक्षेपण भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से किया गया है। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। इनमें से मतलब आंसर इसका होगा केवल एक, केवल दो, एक और तीन, 1 2 3, इनमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका आंसर कौन सही होगा? इसका आंसर सही होगा डी, सारे सही होंगे इसका आंसर, कोई भी इसमें से गलत नहीं है, ठीक है। NVS क्या था? नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए बनाया गया था। इसका प्रक्षेपण भूस्थिर उपग्रह के लिए माध्यम से था, और यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भी किया गया था, छोड़ा गया था ये, ठीक है। देखिए बहुपरमाणु धनायनों के सामान्यतः नाम प्रायः प्रत्यय के साथ समाप्त होते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो बहुत मतलब क्या होते हैं, बहुपरमाणु होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ओनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओनियम बोलते हैं दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे, सितार वादक ही थे, सितार वादक थे। रविशंकर क्या थे? सितार वादक थे दोस्तों, याद रखिएगा इसको। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का विचार कहाँ से आया है? देखिए ऑस्ट्रेलिया से तो आया नहीं है, संवत सूची आई है, तो अमेरिका में डबल है, अमेरिका में डबल है नागरिकता, कनाडा में डबल है, ब्रिटेन से लाई गई है। कहाँ से लाई गई है? ब्रिटेन से लाई गई है यह नागरिकता, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 60, 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलटकर उसे निर्वासन कर दिया था? तो हम लोग जानते हैं कि अंतिम मुगल शासक कौन था जिसको भेज दिया गया था वर्मा? तो वो थे बहादुर शाह प्रथम तो थे नहीं दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम तो थे नहीं, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय,
ये भी नहीं थे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय थे, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर बोलते थे। तो वे थे, कितनी आसानी से फंसाने का प्रयास किया था यहाँ पे, ठीक है, बहादुर शाह जफर थे, जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी बुलाया जाता था, प्रथम नहीं थे, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, बिल्कुल आप लोग तरोताज़ा रहिए, और 40 प्रश्न और है, बहुत फास्ट हम लोग करते हैं, 40 प्रश्नों को करने में मुश्किल से 15 मिनट लगाते हैं, और हैं 15 से 20 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के देवता मुर्गन की अनुष्ठानिक पूजा हेतु भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? तो मुर्गन, मुर्गन कहाँ के हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है ना, तमिलनाडु के देवता हैं मुर्गन, और इनको जो है खुश करने के लिए जो है भक्त जो है नृत्य करते हैं। उस नृत्य का क्या नाम होता है? उस नृत्य का नाम बताना है, क्या होता है, ठीक है। तो उस नृत्य का नाम होता है कावड़ी अट्टम। क्या होता है? कावड़ी अट्टम नृत्य होता है दोस्तों। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। सत्य कथन की पहचान करना है हम लोगों को, ठीक है। गगनयान के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। गगनयान परियोजना के तहत चालक दल के सदस्यों को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किमी की कक्षा में भेजा जाता है। इस मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्राएं के नामों घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो ये चारों की चारों बातें क्या हैं? बिल्कुल तीनों की तीनों बातें एकदम सत्य हैं, ठीक है, तीनों की तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल एकदम सत्य हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 पे हम लोग आते हैं। अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक दल थे? तो प्रमुख राजनीतिक दल कितने थे? 10 थे नहीं, 4 6 थे क्या? 6 थे क्या यार? नहीं 5 थे यार, 5 थे। कितने थे? 5 थे यार, इसमें से कौन था? 5 थे, गलत दिया है आंसर। इनमें से कोई नहीं सही, अरे सॉरी, इनमें से कोई नहीं होगा ये आंसर इसका, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर सही होगा ई वाला, ठीक है। 5 ही उन्होंने किया था, 6 तो उन्होंने किया ही नहीं था। 5 कौन कौन से थे? इसके 5 जो राजनीतिक केंद्र थे उसमें नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था पाटलिपुत्र, नंबर 2 तक्षशिला, नंबर 3 उज्जैनी, नंबर 4 तोसली, और नंबर 5 सुवर्णगिरी। यही 5 थे राजनीतिक केंद्र। नेक्स्ट वन 64 नंबर, परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं हम लोग? जो परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत आय बोलते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत आय बोलते हैं उसको, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुप्रसिद्ध गजल गायक का हाल ही में निधन हो गया? तो हम लोग जानते हैं कि अभी कौन चला गया है धरती से बेचारा? पंकज उधास के हम लोग कसम सुनते हैं गजल, पंकज उधास के भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। MS एक्सेल सीट से 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का थोड़ा सा कठिन नहीं होता है, इसको लोग जानिए, कठिन कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है, बस थोड़ा जानकारी होना चाहिए इसके बारे में, जानकारी है तो सही है सब। MS एक्सेल सीट से 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो 5वीं पंक्ति दिया है, ठीक है, तो 5वीं पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, ठीक है। तो 1 2 3 ABC, नंबर 3 पे C आ रहा है, 5वां जो है पहले पंक्ति कह रहा है, तो यानी कि 5C सही इसका आंसर है। क्या सही है? 5C इसका आंसर सही होगा। नहीं नहीं नहीं, 5C नहीं होगा, गलत, उल्टा उल्टा होता है, उल्टा होता है, यानी कि C5 होगा। क्या होगा? C5 होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो 22 से 25 फरवरी 2024 के मध्य द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दोस्ती इनमें से किन देश के साथ पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था? तो दोस्ती जो हुआ था वह 3 देशों के बीच हुआ दोस्तों था, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ था, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ था, ठीक है, भारत मालदीव श्रीलंका के बीच हुआ था ये। लेकिन इसमें जो है पर्यवेक्षक कौन बना था? बांग्लादेश बना था, पर्यवेक्षक कौन बना था? बांग्लादेश पर्यवेक्षक बना था। 68 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ल्ड में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब के अंतर्गत आने वाला एक विकल्प नहीं है? होम टैब में कौन नहीं आता? स्टाइल, फॉन्ट, पैराग्राफ, टेबल, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन नहीं आता है ये बताना हम लोगों को है।
MS वर्ड के निम्नलिखित में से कौन सा होम टाइप के अंतर्गत नहीं आता? होम टाइप के अंतर्गत देखिए, ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, वरना भूल जाएगा। ठीक है, होम टाइप के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि होम टाइप में कौन नहीं आता? टेबल शामिल नहीं होता है इसमें, टेबल नहीं होता है इसमें। ठीक है, स्टाइल भी होती है शब्दों की, पैराग्राफ होता है, फॉन्ट होता है, लेकिन टेबल शामिल नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है? देखिए, इंटरनेट द्वारा प्रदान ईमेल भी होती है, वर्ल्ड वाइड वेब भी होती है, एफटीपी भी होती है, इथरनेट नहीं होता दोस्तों, इथरनेट नहीं होता है। ठीक है, इथरनेट सेवा नहीं होती है। नेक्स्ट वन, 70 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल सीट में किए गए एडिट को वापस करने के लिए, जब एडिट कोई करते हैं क्वेश्चन हम लोग उसको वापस करते हैं, करने के लिए, अनडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो जानते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ वापस करते हैं तो वापस करने के लिए CTRL प्लस क्या करते हैं? CTRL प्लस प्लस जो है जेड का प्रयोग करते हैं। CTRL प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि CTRL प्लस यस का प्रयोग किसके करते हैं? प्लस यस का प्रयोग करते हैं वर्कबुक को सेव करने के लिए। इससे क्या करता है? वर्कबुक को हम लोग सेव करते हैं। और CTRL प्लस वी का प्रयोग चयन सामग्री को पेस्ट करने के लिए करते हैं, चयन सामग्री को पेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और CTRL प्लस वाई का प्रयोग अंतिम क्रिया को पुनः करने के लिए, अंतिम क्रिया को दोबारा करना है तो वाई का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए बहुत तेजी से, क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, पॉपअप मेनू जो MS वर्ड 2007 में टेबल के किसी भी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है कि इंसर्ट विकल्प से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट रोज वे एवब, इंसर्ट रोज क्रॉस, इंसर्ट रोज विलो, एक इंसर्ट, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सेल्स शामिल है, एवब भी शामिल है, विलो भी शामिल है, लेकिन इंसर्ट रोज एक क्रॉस शामिल नहीं है। ठीक है, एक क्लास शामिल इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 में हम लोग आते हैं, देखते हैं 72 क्या कह रहा है। 72 कह रहा है कि ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव है? हाँ, संभव है तो है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है, यही गलत लग रहा है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मैसेज को जोड़ना, मौजूदा मैसेज को पासवर्ड करना, एडिट करना संभव है? हाँ, संभव है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय बहुत से प्राप्तकर्ताओं के साथ भेजना संभव है? ये बिल्कुल संभव है, यानी कि इसका बी आंसर सही नहीं है। मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। संभव है, हर चीज़ संभव, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, इंटरनेट दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। MS वर्ल्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर TOGGLE स्मॉल CASE लागू करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं कि जब इसको लागू कर देते हैं तो पहला अक्षर क्या बन जाता है? स्मॉल बन जाता है अपने आप, यानी कि ये शामिल हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा ये। ठीक है, इसका विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम लोग हैं। 74 क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? MS एक्सेल फार्मूला, ठीक है, 120 × 5 है। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई का है और ये जो है 10 का स्क्वायर है। ठीक है, ये जो स्टार होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी 120 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है, तो 20 पाँचे 5 पे काट दो इसको, तो 20 पाँचे 100, 20 बार में कट जाएगा, तो 20 छक्का 120, 6 बार में कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा सीधे सीधे। बहुत ईजी है। ठीक है, एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है? सर्च इंजन को हम लोग कैसे खोजते हैं? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि वेब पेज से नहीं खोजते हैं, वेबसाइट भी नहीं खोजते हैं, वेब सर्वर कुछ होता नहीं ऐसा, मतलब वेब सर्वर से भी नहीं खोजते हैं हम लोग। किसे खोजते हैं? वेब ब्राउजर के माध्यम से ही खोजते हैं कोई चीज़। ठीक है, सर्च इंजन को। नेक्स्ट वन, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं आता है दोस्तों? तो प्रिंट प्रीव्यू में कौन सा नहीं आता? प्रिंट तो आता है, जूम भी आता है, पेज सेटअप भी आता है, और इसमें क्विक प्रिंट नहीं आता, क्विक प्रिंट नहीं आता है। ठीक है, क्विक प्रिंट जो है नहीं आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा के में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? तो कौन सा होता है? काउंटा होता है, काउंटा होता है, ये काउंटा होता है दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, काउंटा होता है, यानी आंसर नंबर डी होगा। ठीक, डी होगा,
काउंटा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है, ठीक है, या त्रुटिमान और खाली पाठ सहित किसी प्रकार की जानकारी वाले कक्षों की गणना करता है। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन पे लोग आते हैं, खत्म होने वाला है। 100 क्वेश्चन होता है ना, 100 क्वेश्चन है, 12-22 क्वेश्चन बचा है। और निम्नलिखित में से कौन एम एस एक्सेल मिश्रित सेल रेफरेंस का उदाहरण है? मिश्रित सेल, देखो मिश्रित सेल रेफरेंस का उदाहरण कौन सा इसमें से है? $A $5 मतलब 2 बार रिपीट हो गया, तो ये तो है नहीं, पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। ठीक है, यस ए, और यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया, एक डिजिट यहाँ पे आ गई। ठीक है, AS $5 2 बार रिपीट हो गया, ये भी नहीं, हटाओ इसको। ठीक है, A5 ये भी हो नहीं सकता, तो क्या बच रहा है इसमें से? AS जो है ये कोई मिश्रित तो है नहीं, ठीक है, ये कोई मिश्रित तो है नहीं, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है $A5, यानी ये जो है मिश्रित का है, यहाँ रुपया भी है, ए भी है एंड डिजिट भी है, इन सारों का मिक्सचर है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं मिश्रित सेल रेफरेंस का उदाहरण है जब रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को मिलाकर एक साथ प्रयोग कर लेते हैं हम लोग हैं, तो इसको बोलते हैं मिश्रित सेल। क्या बोलते हैं? मिश्रित। जब क्या बोलते हैं? जब रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को मिलाकर एक साथ प्रयोग किया जाता है तो इसे मिश्रित सेल रेफरेंस कहते हैं। इसका प्रयोग जो है 2 प्रकार से करते हैं, पंक्ति को फिक्स करके कॉलम को फ्रीज रखना और कॉलम को फिक्स करके पंक्ति को फ्रीज करना, ऐसे करते हैं। 79 नंबर देखते हैं हम लोग हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग IM। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब बहुत फास्ट मैसेजिंग जब करते हैं हम लोग हैं। सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाएं में आती है? तो वेब सेवाएं, वर्ल्ड वाइड सेवाएं और सूचना पुनः प्राप्ति और संचार। तो आप लोग जानते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग जो है क्या होती है? संचार माध्यम होती है, बहुत तेज फैलती है दोस्तों। और ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ईमेल के संदर्भ में क्या गलत है? ईमेल एक संदेश का वितरण प्रणाली है, बिल्कुल है। जीमेल एक निःशुल्क वेब आधारित मेल सेवा है, बिल्कुल सही है। दुनिया का प्रत्येक ईमेल एक एड्रेस यूनिक रखता है, बिल्कुल सही बात है एकदम। सब प्रत्येक यूनिक अलग अलग उसका जो है यूनिक होता है एड्रेस। ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन आता है, नो, पहले भाग में डोमेन नहीं आता दोस्तों, यही गलत है, दूसरे भाग में डोमेन आता है। ईमेल एड्रेस के दूसरे भाग में डोमेन आता है, न कि पहले भाग में डोमेन आता है, ठीक है ना। दूसरे भाग में डोमेन आता है, पहले भाग में नहीं आता, ठीक, यही गलत है। पहले भाग में क्या आता है? यूजर नाम। क्या आता है? यूजर नेम आता है। नेक्स्ट 81 देखते हैं हम लोग, काकोरी षड्यंत्र कांड देख लेते हैं। देखिए काकोरी षड्यंत्र केस में ये प्रश्न बार बार आता है, काकोरी वाला, यहाँ से कुछ न कुछ आता जाता है, ध्यान देखिएगा इसको। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ मिली थी? गोरखपुर में मिली दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ मिली थी? गोरखपुर में मिली थी। आप लोग जानते हैं कि ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। यहाँ पे जो है क्या हुआ था? एक ट्रेन को लूट लिया गया। सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी थी, इसको लूट लिया गया था। इसी घटना कहते हैं काकोरी कांड, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत 17 लोग को लंबी उम्र सजा मिली थी, 17 लोगों को लंबी उम्र सजा मिल गई थी, और 4 को आजीवन कारावास मिल गया था, और 4 को क्या हुआ था? फांसी हो गई थी, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में दी गई थी, रोशन लाल को नैनी में दी गई थी, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी। यह प्रश्न बार बार आता है, इसको आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के प्राइवेट कंपनी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना निजी स्पेस क्राफ्ट लैंड कराया है? अभी हाल ही में जानते हैं आप लोग, जापान की कंपनी थी, जापान जाक्सा ने कराया था, ठीक है, जापान की कंपनी ने अभी हाल ही में कराया है। नहीं, जापान नहीं कराया बाबू, जापान नहीं कराया, अमेरिका ने कराया था। अमेरिका का ओडिसियस गया था, सॉरी, अमेरिका का ओडिसियस गया दोस्तों, अमेरिका का ओडिसियस गया था। 23 फरवरी 2024 को अमेरिका के ह्यूस्टन में जो है इंस्टीट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसियस जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया था, तो अमेरिका सही होगा, ठीक है। लकड़ी का उपग्रह भेजा था जापान ने, ठीक, ये कन्फ्यूजन आ गया यहाँ पे। 83 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए विकल्प
शिलान्यास किए गए सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी थी, सही है। रंगपुर रेलवे स्टेशन का डिजाइन सिक्किम की समृद्धि, संस्कृति, विरासत को वास्तुकला के लिए प्रेरित करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। यह स्टेशन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास सेवोके से सिक्किम के रंगपुर तक निर्माणाधीन 45 किमी लंबी रेल लाइन का हिस्सा होगा, बिल्कुल तीनों सही है, तीनों ऑप्शन इसका एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है इसको। भोजपुरी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, बिल्कुल सही है। सब लोग जानते हैं कि भोजपुरी कहाँ की है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा भोजपुरी है, बिल्कुल सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज महसूस, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, कोई असहजता नहीं होती उनमें, वो लोग हर भाषा बोल लेते हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा होती है, ये सही। यानी कि ए सत्य है और बी क्या है, असत्य है। ए सत्य है और बी गलत है, ठीक है, ए सत्य है और बी असत्य है, यानी कि आंसर सी इसका होगा, ठीक। अब हम लोग खत्म करने वाले हैं। देखिए हम लोग आते हैं 85 नंबर पे। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बार बार पूछता है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे दोस्तों है, तो बंथर उन्नाव में है। कहाँ पे है, उन्नाव के बंथर में है, बंथरा में है, ठीक है ना। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, बहुत सारे लोग इसको कानपुर मारते हैं, आगरा मारते हैं, जो गलती करते हैं, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, उन्नाव में है, उन्नाव के बंथर में है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई है दोस्तों? ठीक है, 1990 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में, तो 1995 में स्थापित की गई थी। कब हुई थी? 1995 में स्थापित की गई है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1995 में की गई है, 95 में की गई है, ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत तेजी से, बहुत फास्ट गति से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? लखनऊ में है, इसको जानते हैं आप लोग, सभी लोग केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे दोस्तों है? आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में क्या है? चूड़ी है। कानपुर लेदर है। मेरठ में ही है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? यूपी में, तो मेरठ में है दोस्तों, मेरठ में है, ठीक है। और देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पे है? क्या मेरठ में है? देखते हैं, अभी छोड़ते हैं उसको। पिकअप भवन कहाँ पे है? लखनऊ में है, जानते ही हम लोग हैं। राज्य चर्म विकास और विपणन केंद्र कहाँ पे है? आगरा में है, ये भी सही है। UPCA उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पे है? कानपुर में, ये भी सही है। इनमें से कौन सही नहीं है दोस्तों? तो यही वाला सही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है, न कि मेरठ में है, ठीक है। कहाँ पे है? लाल बहादुर शास्त्री लखनऊ में स्थित है, यह जो है मेरठ में नहीं है। 80वां नंबर देखते हैं। 80 नहीं, 90 नंबर। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना कब प्रायोजित की गई थी? किसके द्वारा प्रायोजित है? उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना जो है किसके द्वारा प्रायोजित की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई है, केंद्र सरकार द्वारा नहीं की गई है, विश्व बैंक द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? विश्व बैंक द्वारा ही की गई है, यह प्रायोजित है। नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे है दोस्तों? तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे है? फैजाबाद में है क्या? बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे है? ये सब भी पढ़ना पड़ रहा है, तो ये है फैजाबाद के अयोध्या जिले में है, ठीक है। बहू बेगम का मकबरा, ये बहुत पूछता प्रश्न है, बहुत ही घुमाऊ प्रश्न है, इसको पूछता बार बार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वन। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने के लिए और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित किया है? गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में, गाजीपुर में, गाजियाबाद में कहाँ किया है दोस्तों? आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। कहाँ किया गया है? आंकड़ा केंद्र कहाँ बनाया है? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर
नोएडा में हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाया गया है। हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? नोएडा में बनाया गया है। इसको याद रख लीजिएगा। सूची एक को सूची दो में सम्मिलित कीजिए और निये कूट को चुनिए। मेला लगता है, कहाँ का लगता है दोस्तों? देखिए, पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला लगता है बटेश्वर में। कहाँ लगता है? बटेश्वर, आगरा। माघ मेला लगता है, माघ मेला हम लोग पढ़ते हैं, इलाहाबाद में लगता है, ठीक है, माघ मेला लगता है। देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। और झूला मेला कहाँ लगता है? वृंदावन में लगता है। बस इतना याद रखिएगा, वृंदावन में लगता है दोस्तों, ठीक है। माघ मेला इलाहाबाद, झूला मेला कहाँ लगता है? वृंदावन में, पशु मेला बटेश्वर आगरा में, देवा मेला बाराबंकी में लगता है, ठीक। अगर इसको मिलान हम लोग करते हैं, अगर इसको मिलान करना चाहें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? हम लोग आंसर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क, बायोटेक पार्क कहेगा तो बार बार पूछता है, इसका लखनऊ आंसर होगा। क्या होगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो हम लोग जानते हैं नगरीय क्षेत्रफल यूपी का बहुत ही कम है, बहुत ही कम है नगरीय क्षेत्रफल दोस्तों। ये कितना है? नगरीय क्षेत्रफल कितना यूपी का है? 2.70 है, बस बहुत कम है। सी वाला सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में अवस्थित है। देखो, सबसे ऊपरी भाग में क्या है? सबसे ऊपरी भाग में क्या है? भाबर क्षेत्र आता है। भाबर के बाद क्या आता है? खादर आता है, हम लोग जानते हैं। तराई आता है, भाबर के बाद तराई आता है, तराई के बाद खादर आता है, ठीक है ना। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपरी क्षेत्र में पतली के रूप में पतली पट्टी, ये क्या है? भाबर क्षेत्र है, ठीक, जिनमें कंकड़ पत्थर होता है, ठीक है, कंकड़ पत्थर क्षेत्र है। 97 क्वेश्चन। सूची दुख सम्मिलित कीजिए और सही चुनना इसको है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछ चुका है कि मुख्यालय क्या है? संभल का मुख्यालय क्या है? ठीक है, सिद्धार्थनगर क्या है, कौशाम्बी क्या है और अमेठी का। एक मुख्यालय से प्रश्न जरूर आता है, इसलिए मुख्यालयों को थोड़ा सही से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। संभल का मुख्यालय कहाँ पे होता है? पवासा होता है। कहाँ है? संभल का तो पवासा है, इसको आप लोग जानते ही होंगे। सिद्धार्थनगर तो बार बार पूछता है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। क्या होता है? नौगढ़ होता है सिद्धार्थनगर का, नौगढ़। कौशाम्बी का मंजनपुर है, कौशाम्बी, मंजनपुर। अमेठी का गौरीगंज, ठीक है, गौरीगंज तहसील पड़ती है अमेठी में, तो गौरीगंज पड़ता है। 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटते हैं? तो राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं उत्तर प्रदेश में? स्थानीय स्वशासन कानून कब आई थी? अधिनियम 1994 में आया था। इसके द्वारा नगरीय क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों? तो बताइए आप लोग, कितने में किया गया है? तो 3 भागों में किया गया था। कितने में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ठीक है, 3 भागों में किया गया है। 99 क्वेश्चन है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है? तो मोदी के जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वाराणसी, वाराणसी में अवस्थित है दोस्तों। पहला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान कहाँ पे है? तो बहुत चर्चा में आजकल चल रहा है, मथुरा अपना, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा जो है विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है, 2001 में स्थापना इसकी की गई थी और ये अवस्थित है आपका मथुरा में दोस्तों। इतने सारे प्रश्न खत्म हुए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और 10 कम से कम हम कराने वाले सेट है, खत्म हो गया, और 9 बहुत तेज़ी से भी कराएंगे। अगर इतना आप लोग कर लेंगे, अगर बार बार रिवाइज 2 बार रिवाइज कर लेंगे कम से कम, तो कम से कम 1000 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा, याद जाएगा आप लोगों को। और 1000 में से मान चलिए 50 क्वेश्चन फंसना निश्चित है, इतना फंस जाएगा। बाकी आप लोग कहेंगे तो 2-3 जो है 5-6 पेपर जो है सॉल्व वाला भी करा दूंगा, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे, पहली क्लास थी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।